तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का कर दिया था और डिफरेंशिएबिलिटी वाले सारे रिजल्ट्स कर लिए थे हम लोगों ने, है ना। चलिए एक सवाल लिखेंगे। इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल if acceleration of a particle a is equals to 4x, a is equals to 4x, a is equals to 4x, where x represent the position of a particle, where x represent position of a particle, where x represent position of a particle, x represent position of a particle and the initial velocity is u, where x represent the position of a particle, position of a particle and initial velocity is u, and initial velocity is u, initial velocity is u, velocity is u. Find the velocity after displacement x. 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 Okay. एक्सेलरेशन का डेटा दे रखा है 4x, a बराबर दिया हुआ है 4x। पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने दो वैल्यूज लिखे थे, बोलो हाँ या ना। dv अपॉन dt और आपके अनुसार कौन सा फॉर्मूला सेट खाएगा यहाँ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में दिया हुआ है, एक्स के टर्म में या टी के टर्म में, तो कौन सा यूज करना चाहिए, सेकेंड वाला। ये फॉर्मूला वैलिड करेगा, लिख दो v इंटू डी वी बाई, ठीक है। v इंटू डी वी को ऐसे रहने दीजिए, 4 इंटू एक्स इंटू डी एक्स को इधर ले आओ, ठीक। x वाले टर्म को x के तरफ, v वाले टर्म को v के तरफ, सिंपल। बोला था इंटीग्रेशन करके आने, कर देंगे। t के साथ v लगाए तो v अंदर आ गया, d के साथ x लगाए तो x अंदर रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन है u, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, पता करना है v। फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ x, इनिशियल कुछ नहीं दे रखा है तो 0 मान लो, कितना मान लो 0। फिर से देखिएगा, t के साथ लगा था v, तो लेफ्ट साइड v वेरिएबल है, तो मान लेते पार्टिकल का मान क्या लेते, दे रखा है क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, तो फाइनल कितना होगा v। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 और फाइनल कितना x। vdv का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो, दैट इज v स्क्वायर बाई 2, कितना होता है बोलो, पावर में 1 है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, नीचे u और ऊपर v। याद करो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया हुआ था, x पे पावर n प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, और 4, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, x पे पावर 1 प्लस 1 इज 2 बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से। एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह x, एक बार x की जगह 0 बाई 2, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू, ये तो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा, बोलो हाँ या ना। हाउ मेनी टाइम्स, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू
इज इक्वल टू इधर कर देंगे तो यू स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 2x। बोलो हाँ या ना, ट्रांसफर कर दिए उधर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बोलो, बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, एलसीएम ले लो, प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया, आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, यू स्क्वायर बाई। बोलो आया कैसे हुआ, समझ में आया। इंटीग्रेशन रूल भैया हम बोल रखे थे करके आना, ठीक ना। और डेफिशिएंसी किए हो, यू आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, बट मेरा बस बनता है कि मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पावर में 1 था, जितना ऊपर ऐड करते हैं उतना नीचे ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, जितना पावर उसमें एक जोड़ना पड़ता है, फिर एक बार ऊपर वाला लिमिट रखना पड़ता है, एक बार नीचे वाला रखना पड़ता है, एक बार x के जगह पर x, एक बार x की जगह पे 0, अपर माइनस लोअर, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये रूल होता है, ठीक है। तो रूल इज अगेन बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे करके लिमिट लिखा हो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ ए है ऊपर बी है, तो एक बार बी रखोगे आप, उसका स्क्वायर एक बार ए रखोगे और अपर माइनस लोअर कर दोगे, इंटीग्रेशन का रूल है ये, ओके। इंटीग्रेशन इस्तेमाल हुआ, समझ में आया कैसे बना सवाल, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नहीं लिखवाया था नंबर्स, हाँ नंबर्स कौन सा है भाई, इससे पहले कितना नंबर वाला सवाल, 12 होगा, 13। देखो एक बात और समझना, समझो चीजों को पहले फील करना, समझे ये बात। अब ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, उम्मीद करता हूँ पढ़ के ही आए होंगे आप। चलो अब आते हैं भैया कि यहाँ जब एक्सेलरेशन गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी, फाइनल वेलोसिटी पूछा था ना, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही होगे, बोलो हाँ या ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर है हो ना, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as, एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो भी स्क्वायर बराबर यू गिवन ही था, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोला है कि एक्स चलेगा, हाँ या ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, एक्स रख दो, उम्मीद करता हूँ इतना मोशन की जानकारी रखते होंगे, हाँ या ना बोलो। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, सब कुछ दे रखा है, फाइनल पूछा, तो यू स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर, तो भी बराबर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया ना, आ गया आंसर क्या, अबे साला आंसर आया ही नहीं आया है, हाँ देखो यार क्या आप लोग पढ़ते हो, आंसर सेम है, अरे आंसर सेम है क्या, रियली बोला उठा के भगा दूंगा क्लास से, सेम आंसर है, क्या प्रॉब्लम है इसमें आंसर में, साला यहाँ 8 है यहाँ क्या है 4 है, सेम आंसर है, आया समझ में, सेम आंसर है, नहीं हो सकता, इट्स अ रॉन्ग मेथड, नहीं अप्लाई कर सकते आप इसको। अब क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है, कौन से एक्सेलरेशन के लिए होता है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन यहाँ आपका बदल रहा है, अब ये बदल कैसे रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, ए बराबर क्या है बोलो 4x, एक्स का अलग अलग वैल्यू रखोगे आप, ए का वैल्यू सेम आएगा, 1 रखो 2 रखो अलग आ रहा है ना, वो एक ही एक्सेलरेशन के लिए आंसर देता है, इसीलिए यहाँ पे 4 के जगह 8 की जगह क्या आ रहा है 4, ये सही रिजल्ट है,
और ये गलत है इसलिए क्योंकि तुमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मतलब जहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगना चाहिए वहां उठा के तुमने वेरिएबल एक्सेलरेशन रख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। क्यों? बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर किसके एक्सेलरेशन के लिए? कांस्टेंट एक्सेल। आया समझ में? इसलिए रिजल्ट गलत आ रहा है। बोलो आया नहीं आया? इंटीग्रेशन पर क्या है? ऑनेस्टली बोलो, पर क्या है तू? पक्का? और बता तू, एक इंटीग्रेशन कर तो अपने कर, करो करो वहीं पे बैठ के करो। एक्स डी एक्स करो तो इंटीग्रेशन, 1 से 2 का रिजल्ट। तब करो तो एक बार रिजल्ट लाओ थोड़ा सा। क्या आंसर है? 3/2 है क्या? समझ में आया? तो अब सुनो कहानी अच्छे से, केवल कॉपी नहीं करना है, समझो वेट। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? वेरिएबल। और सुन लो, जहां कहीं भी ये कैलकुलस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगता है ना, वो ये फील होता है, जो चीज बदल रहा है लगातार है आपके पास। बट वो एक एक्सेलरेशन का वैल्यू दे रखा होता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये फिक्स डेटा है। तब ठीक है, ये वाला लगा दीजिए आप। पहले ये भी तो पता होना चाहिए लग कैसे रहा है, सब कुछ गिवन ही था तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका दो, आंसर ले आओ। बट आंसर में 8 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? 4। गड़बड़ी हो गई ना। अब अच्छा में बैठने गए, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। आया समझ में? ये उन बच्चों के लिए वीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये लग ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने क्लियरली लिखाया था परसों भी कि एक ही एक्सेलरेशन का डेटा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, और कांस्टेंट होता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको अलग से या तो dv by dt दिया होगा या v into dv by dx, इधर एज अ पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, फंक्शन ऑफ टाइम या फंक्शन ऑफ x दिया होगा। तो आपको इस पाथ से चलना। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? वो लिख के भी आप काट देंगे, चलो लिख लो, कॉपी कर लो। फिर नीचे लिख देना ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
हटाएं, हो गया। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 13। इफ एक्सेलरेशन of a particle is given by f is equals to f naught 1 minus small t upon capital T, ऐसे लिखो। जहां पे f एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, f नॉट और t एक कांस्टेंट है और स्मॉल t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t। फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t। सॉरी, नॉट एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी, सॉरी। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। u का वैल्यू 0 लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, व्हाट इज u स्टैंड फॉर? u का मतलब क्या चीज से होता है बोलो? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितने के बराबर? 0। f क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब बोलोगे भैया f कैसे एक्सेलरेशन हो सकता है? एग्जामिनर ऐसा देता है करके। a का मतलब एक्सेलरेशन होता है ऐसा नेसेसरी नहीं है। एग्जामिनर अगर बोला कि z का मतलब एक्सेलरेशन, तो मान लीजिए z का मतलब एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। f नॉट और t मेरे लिए क्या है बोलो? और t टाइम में आपको निकालना क्या है? टाइम t दे रखा है, तो आपको लिखा है फाइंड द वेलोसिटी इन टाइम t। t टाइम में आपको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं। इन टाइम t, चलो देखते हैं f का वैल्यू कितना गिवन है बोलो? f नॉट 1 माइनस टी बाई टी। सवाल आपसे बस सिंपल सा है, जो भी एक्सेलरेशन f दे रखा है वो फंक्शन ऑफ टाइम है या फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है? मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर या डिस्प्लेसमेंट पे? जो इक्वेशन दे रखा है इस पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल बात है ना बच्चा, सीधे टाइम ही नजर आ रहा है, एक्स कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो टाइम ही डिपेंडेंट है ना। तो कौन सा इक्वेशन लगाएं, आप ही बोलिए। डीवी बाई डी टी या फिर v इंटू डीवी बाई डी एक्स? बोलिए कौन सा आया समझ में? ये तब इंटरप्रेट करते हैं जब हमको ये आइडिया लगता है। ओके, चलिए अप्लाई कर दो। तो क्या लिखेंगे बोलो? डीवी बाई एफ नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी बाई टी, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इट। डीवी इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू डी टी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई टी इंटू डी टी। अगेन आपने इसको क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे टाइम टी नजर आ रहा था, बोलो हाँ या ना। तो इसको कहते हैं जो वेरिएबल है उसको उठा के उधर ही रख दो जिधर वो प्रेजेंट होता है। तो टाइम टी इधर वेरिएबल था, तो dt को उधर ही रख दिया और dv को इधर रख दिया, ठीक ना। इसका नाम भी होता है, देखो t वाले को t के तरफ और जो बचा हुआ है उसको एक तरफ। इसको एक नाम भी देते हैं इंटीग्रेशन में, और इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बोलो मेरे साथ क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल को सेपरेट कर दो। तो टाइम को इधर रख दिया और v को इधर रख दिया। अब आइए इंटीग्रेशन की बारी, चलिए इंटीग्रेशन बताइए कैसे होगा। मैं डीवी का इंटीग्रेशन करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है तो 0, फाइनल वेलोसिटी v। इंटीग्रेशन यहाँ किया, एफ नॉट बाहर क्यों किया? दे रखा है
टाइम कुछ नहीं, 0 और ऊपर क्या लिख दिए, टी। एफ नॉट बाई टी, दोनों का दोनों कांस्टेंट, हटा दीजिए, इंटीग्रेशन 0 से लेके टी। स्मॉल टी को अंदर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल, क्योंकि टी के साथ क्या लगा हुआ है, टी। तो टी वेरिएबल हुआ ना। कर लो इंटीग्रेशन। बोलिए सॉल्यूशन क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा। कहना इसे वी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एफ नॉट। डी टी का इंटीग्रेशन टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से। एफ नॉट बाई कैपिटल टी, बोलो हाँ या ना। डी टी, टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। हो गया। अब लिमिट्स पुट कीजिए और आंसर लाइए। कैसे पुट करेंगे बोलो सभी को। एक बार अपर लिमिट और एक बार अपर माइनस लोअर। चलिए एक बार भी रखोगे, एक बार क्या रखोगे, 0 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे फिर बोलो, एफ नॉट। एक बार क्या रखेंगे बोलिए, टी रखोगे, एक बार क्या रखोगे, 0 माइनस, फिर क्या रखोगे बोलो, एफ नॉट बाई कैपिटल टी। एक बार टी का स्क्वायर माइनस एक बार 0 का स्क्वायर। अग्रीड। v माइनस 0 इज व्हाट, v एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी स्क्वायर बाई कैपिटल। समझ में आया कैसे डील करते हैं सवाल को? इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, समझ में आया? आपको चेक करना पड़ता है किसकी वेरिएबिलिटी दे रखी है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स तो आपको आने ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। स्पेस छोड़ो, लिखो आगे। कर लिया कॉपी? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए। कहाँ टू? हाँ, टू छूट गया, सॉरी, ये मेरा मिस्टेक था। आया समझ में? टू हर जगह होगा, ठीक है। चलो, वेल एंड गुड, थैंक यू। लिखिएगा। इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 4t plus 1 या 5t plus 1, ऐसे velocity of a particle is given by 5t plus 1, find displacement in in 2 seconds, find displacement in 2 seconds, find displacement in 2 seconds। अब क्या दे दिया है मेरे पास, बोलो सब कोई। वेलोसिटी दे दी है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, स्मार्ट है आप लोग। dv बाई dt, सॉरी, dx बाई dt, बोलो हाँ या ना। एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और उसका वैल्यू किसके बराबर दिया है बोलो, 5t। dt का वैल्यू बच्चा दिया हुआ है 5t प्लस 1। अग्रीड। dx बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5t इंटू डी टी इंटू डी टी, बोलो हाँ या ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 to x। टाइम कितना सेकेंड दिया हुआ है, 0 to 2, 0 to, समझ में? टाइम 2 सेकेंड नहीं कहा है क्या? अब dx का इंटीग्रेशन फिर से बोल दो तो क्या हो जाएगा, कैन आई से x, कहाँ से कहाँ तक, 5 इंटू डी डी टी का इंटीग्रेशन, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा बोलो, टी स्क्वायर बाई 2। 0 से लेके 1, सॉरी 0 से लेके 2, और क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, डी टी का तो टी हो जाएगा ना, 0 से लेके 2। चलिए लिख लीजिए अब इसको, x माइनस 0, 2 का स्क्वायर बाई 2 करेंगे, माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। एक बार 2 रखिएगा, एक बार 0 रखिएगा, सॉल्व करते चलिए। x 5 इंटू 4/2 प्लस 2 माइनस 0 2, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 2 is 10 प्लस 2, 12 मीटर इज द राइट। बोलो आया समझ में कैसे हो? सिमिलरली dx by dt यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया।
अगर आपको वेरिएबिलिटी समझ में आ रही है तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आराम से आया समझ में। बस बस इंटीग्रेशन थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। चलो कर लो कॉपी।
लिखिएगा। इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3t, acceleration is equals to 3t, and initial velocity is 2 meter per second. Initial velocity is 2 meter per second. Find the displacement in 2 seconds. Find the displacement in 2 seconds. Find the displacement in 2 seconds. अब आपसे क्या दे रखा है बोलो? एक्सेलरेशन, और आपसे वेलोसिटी इनिशियल गिवन है, आपसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछा है 2 सेकंड। ठीक है, चलिए अप्लाई कीजिए, पहले हेल्प कीजिएगा सारे बच्चे। ए बराबर 3t दिया हुआ है, आप ही बोलिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, फटाफट बोलिए बोलिए। अब डी वाई डी टी और वी इंटू डी वाई डी एक्स, एक्स वाला या टी वाला? एक्स वाला, एक्स वाला होगा। ए एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये अगर टाइम का भैया टी दिख रहा है ना डायरेक्टली, तो टी ही वाला यूज होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो? डीवी बाई डी टी और डी एक्स, बोलो होगा। तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा? डी टी इंटू क्या हो जाएगा? डी टी इंटीग्रेशन। टाइम आपको पता करना है, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स आपको पता करना है। क्या पता करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। तो थोड़ा समझना है इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड अगर आपको पता करना है, तो आपको वेलोसिटी इन 2 सेकंड थोड़ी पता करना है। आपको क्या दे रखा है, गौर कीजिएगा सभी कोई। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज, कितना जल्दी बताइए। तो सही बात है, इनिशियल 2 दिया हुआ है, फाइनल v मानेंगे। मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में निकालना है या वेलोसिटी 2 सेकंड में निकालना है? तो यहाँ तो वेलोसिटी दे निकलेगा, तो आप यहाँ से 0 लिखना और ऊपर t डाल देना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ी आ रहा है। अब बताओ dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v 2 से लेके क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। और यहाँ पे 3 टी डी टी का इंटीग्रेशन, एक बार 0 और एक बार क्या रखेंगे? t। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, एक बार v की जगह v, एक बार v की जगह 2, एक बार t की जगह t का स्क्वायर बाय 2, एक बार 0 का स्क्वायर बाय 2। तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर बाय 2, 0 का स्क्वायर बाय 2 इज 0। इसको ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 बाय 2, यहाँ लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 3 बाय 2 टी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बोलो? अग्रीड। v का डेटा क्या होता है बोलो? फिर से dx बाई dt, यहाँ से लिखिए dx बाई dt, 3 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx बराबर 3 बाई 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 2 इंटू डी टी। समझ में आया? अब dx आएगा फिर से इंटीग्रेट करने पर। समझ में आया? क्योंकि भैया मुझे दिया हुआ था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट आपसे 2 सेकंड में पूछा गया। आया समझ में? यहाँ से लिखो 0 टू x, 0 टू 2, 0 टू 2। समझ में आया 0 टू क्यों लिख रहे हैं अब? क्योंकि आपसे डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड में पूछा है? सेकंड में। क्या फ्रेम समझ रहे हो सवाल का? आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा, वेलोसिटी निकलवाया फिर निकलवाया वो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रक्स पॉइंट है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन x, 0 टू x, 3 बाई 2, मैं डायरेक्टली रखा हूँ। एक बार टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, सर टी स्क्वायर का क्या हो जाए, नहीं रख देते हैं एक बार। क्या लिखेंगे बोलो? टी क्यूब बाई 3, बोलो हाँ या ना? 0 से क्या हो जाएगा? 2, और dt का इंटीग्रेशन t, 0 से क्या हो जाएगा? 2,
अब पुट कीजिए रिजल्ट और आंसर लाइए। क्या होगा जल्दी बताओ सब्स्टिट्यूट करने के बाद? बोलो भाई। एक बार 3, एक बार क्या रखेंगे 0, एक बार x की जगह x, एक बार x की जगह 0, फिर क्या रखेंगे बोलो 3/2, एक बार t की जगह क्या लिखेंगे 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस एक बार 2 एक बार 0, तो क्या हो जाएगा x 3/2, 2 का क्यूब बाय 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2 स्क्वायर हो जाएगा ये तो 0 ही हो जाएगा, और 2 माइनस 2, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, ये भी तो 4 ही हो गया, तो 4 + 4 कितना मीटर हो जाएगा? समझ में आया? इस सवाल के अंदर 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ा। एक बार आपने निकाला एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी से क्या निकाला डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है। समझ में आया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा बस लेंदी प्रोसेस है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, बट बेसिकली क्वेश्चन में एज सच इंटीग्रेशन बस आना चाहिए आपको, क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा इफ a इज इक्वल्स टू, if a is equals to k into root x, k into root x, if and at x equals to 0, कॉमा डाल के u is equals to 0, at x equals to 0, u is equals to 0, at x equals to 0, u is equals to 0, find velocity after displacement x, find velocity after x, find velocity after displacement x. Now use your information, सॉल्व कीजिए। बोलिए ए का कौन सा फॉर्मूला आप रखेंगे फिर से? प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बस बोलो कौन सा रखना चाहेंगे आप? फोकस है यार, कौन सा फॉर्मूला आप रखेंगे बोलो इसमें? वेरी गुड। तो क्या रख देंगे बोलो यहाँ से? v इंटू dv बाई dx, k रूट x। अच्छा, रूट x कैन बी ऑल्सो रिटन एज k x पे पावर 1/2, बोलो हाँ या ना? तो फर्दर समझ में आया ये क्यों रखा है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि भैया x के टर्म में वेरिएबिलिटी था, x वाला फॉर्मूला यूज, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, रूट x को x पे पावर 1/2 लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, सिंपल सवाल। कह रहा है जब x का वैल्यू 0 था तो u का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 रखिए यहाँ पे, x इधर रखाएगा, बोलो हाँ है ना? इनिशियल वेलोसिटी नीचे होगा ना, जब x का वैल्यू x होगा तो फाइनल वेलोसिटी v होगा। बोलो यार आया समझ में? इधर वेरिएबल कौन है मेरा बोलो तो, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी? राइट साइड कौन सा वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी? ये वेलोसिटी राइट साइड कौन सा वेरिएबल है भाई मेरे? e के साथ x लगा है, डिस्प्लेसमेंट है, और इधर क्या है? तो क्या कह रहा है जब x 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? वेरिएबल तो समझते हो जो बदलता है, सिंपल शब्द में जब x 0 था शुरू में तो वेलोसिटी भी कितना था 0, जब डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया तो वेलोसिटी भी हो। आया समझ में? एसेंस को फील कीजिए कैसे रखते हैं इसमें। आफ्टर दैट बोलिए क्या होगा? वीडीवी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर, 0 से लेके क्या चीज v, a को बाहर कर ले कांस्टेंट है, x पे पावर 1/2 पे प्लस 1 करेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। बोलो हाँ या ना? आफ्टर दैट एक बार v एक बार 0, वही कहानी चलेगी वापस से। और यहाँ रखेंगे के x पे पावर 3/2 माइनस 0 पे पावर 3/2 अपॉन 3।
सेकेंड वाले टर्म को लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट 0 है, इसका भी वैल्यू कितना है 0, तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू k इंटू एक्स पे पावर 3 बाई 2, ये 3 है ऊपर क्या हो जाएगा 2, बस हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v स्क्वायर पे पावर 2 2 सा क्या हो जाएगा 4k एक्स पे पावर 3 बाई 2 अपॉन 3, तो v का वैल्यू रूट अंडर 4k एक्स पे पावर 3 बाई 2 बाई 3। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, बट रिजल्ट अगर कैलकुलेट करना है तो कर लो एज इट इज, समझ में आया कैसे करना। तो दीज आर द सम स्टफ्स जिसमें आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का आपको रिलेशन आना चाहिए। ओके, चलिए कर लीजिए कॉपी। कौन से? 15। यहाँ वेरिएबल एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कैसे करते हैं, चलो करो। अभी चैप्टर का एसेंट स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। बायो
चलो क्लियर है सभी। आज कितने तारीख है? 4 या 3? 4 तारीख है आज। 2 है आज। सॉरी। हो गया। एक्चुअली मेरा बैलेंस डिडक्ट होता है बैंक से, तो वही मैं चेक कर रहा था कि कुछ, ये फोन पे वाला हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। कभी कभी आप लोग का हुआ है ऐसा, किसी किसी का अगर कुछ कम बैलेंस रखोगे ना तो क्या 0 कर देता है, फिर बैंक के पास जाओ फिर रिटर्न होगा वो बैलेंस। मेरा भी बोल रहा है कि माइनस में आपका चला गया ना। माइनस कैसे हो गया भाई? कल मैंने ओवर ड्यू करके पैसा भर दिया था बैंक में। वो ऑटो डिडक्शन होता है ना, 2 तारीख को ईएमआई वगैरह कटता है। मैं देख रहा था ये माइनस कैसे हो गया बैलेंस से का है कल, जबकि मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट डाल दिया था बैंक के अंदर। और फिर जाके जब ओरिजिनल बैंक के ईमेल पे जाके चेक कर रहा हूँ तो वहां पे ओरिजिनल बैलेंस लिंक कर रहा है। देखिए वो पेन।
प्लीज। आप लोग भी जब कभी ये पेमेंट वाला ऑप्शन यूज करते हो जैसे फोन पे, गूगल पे, तो ट्रस्टेड इज, पहले बता देता हूँ तरीके थोड़ा सा। सबसे पहले भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, ठीक है। भीम गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। वहां पे जनरेट होगा यूपीआई आईडी, ठीक है। और उस यूपीआई आईडी का दो ऑप्शंस आएगा, या तो कार्ड का इस्तेमाल कीजिए या आधार कार्ड इस्तेमाल। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कार्ड अगर बना है ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड बना है तब भी ओपन हो जाएगा। तो आप यूपीआई आईडी बना लो, उसके बाद जितना प्लेटफॉर्म, अगर आपने भीम में एक बार इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जितना भी प्लेटफॉर्म है, गूगल पे, फोन पे, कल के दिन कोई और पे आ जाए, भारत पे, सब पे एक साथ में यूपीआई आईडी खटाखट लॉग इन हो एकदम सेकेंड में। अब यूपीआई आईडी डालो, पासवर्ड एक मांगता है, वो अपना ऑप्शनल होता है, कुछ भी डाल दो उसमें नंबर, वही नंबर सब जगह फीड करना है। कट 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 कट, सब जगह लॉग इन हो जाएगा। और अगर आपको ओरिजिनली कुछ चेक करना है तो भीम एप्लीकेशन पे जाइए और भीम पे चेक कीजिए। भीम एप्लीकेशन कॉमन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट अलाउ करता है इन सभी को कि आप पैसा ट्रांसफर के लिए अलाउड है। तो गवर्नमेंट सबको बोला ना, भीम है, भीम के अंदर सारे पे आ जाते हैं। और उससे फायदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक योनो करके एप्लीकेशन चलता है, तो वो भी भीम के अंदर है। आप जाओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उनका व्योम करके एप्लीकेशन चलता है, तो वो भी भीम के अंदर है। आपको भीम इंस्टॉल करके सब कुछ कर लेना है पहले। उसका देखते हो ना, कभी कोई हो रहा है मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, क्यूआर फंस रहा है, तो ये आपने भीम पे सब कुछ सही नहीं डाला है। सबसे पहले अगर कुछ चीज करना है तो प्ले स्टोर में भीम पे जाओ। भीम पे आपको 3-4 स्टेप मांगेगा, जो जो स्टेप मांग रहा है फिल कर दो। वो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और ये सब नॉन ट्रस्टेड है। कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आपने इसको एसेसिबिलिटी दे रखी है। ठीक ही काटेगा, ये गवर्नमेंट का ऐसा रेगुलेशन है। बट पॉसिबिलिटी है ना कि पायरेसी हो जाए, तो गवर्नमेंट तो बाद में देखेगी, तो आपका पहले है ना। जैसे आप कहीं गए मार्केटिंग कर रहे हो और एकाएक आपका बैलेंस जीरो शो कर दिया, समझो, और जीरो शो कर दिया तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि कैश हैंडल तो आप करते नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप जब कभी करो, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, भीम पे लॉग इन कर लेना अपना सब कुछ वहां से। उसके बाद फायदा भी है, वंस यू भीम पे आपका आईडी बन गया, वो यूपीआई जनरेट करके देगा, यूपीआई आईडी कहते हैं उसको। जहां भी लॉगिन करना है, जैसे तुमने उसके बाद फोन पे इंस्टॉल किया, तुमने गूगल पे इंस्टॉल किया, सब में यूपीआई आईडी का ऑप्शन आएगा, डालिए। और वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने भीम पे डाला है, सब पे डालते चलो, खटाखट लॉगिन होगा एकदम सेकेंड भर में। नहीं तो अगर डायरेक्टली तुम गूगल पे जाकर करोगे तो बोलेगा यूपीआई आईडी बनाइए, और उसी में अटकने लगता है, 3-4 स्टेप के बाद लोग छोड़ देता है। वो तरीका होता है डायरेक्ट लॉगिन का। वही मैं चेक कर रहा था, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, फोन पे वाला गलत क्लेम कर रहा था, तब मैं जाके भीम पे चेक किया तो मेरे को लगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है ना, जैसे, और उसके बैंक बैंक बैलेंस ऐसे आराम से नहीं कट सकता। उसमें क्या होता है कि जब कभी आप कोई चीज ले रहे हो, या मान के चलो तुमने कोई सामान लिया, जिसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ईएमआई, जैसे वो आदित्य विजन वाला खोल के इसी फ्रिज बेचते रहता है सबको, तो क्यों बिकता है उसका ज्यादा? क्योंकि ईएमआई का ऑप्शन है, ईएमआई मतलब 2 से 4 रुपया में आपके बैंक से खाता से पैसा कट जाएगा। और ऑटो डिडक्शन को आपको एक्सेसिबिलिटी देना पड़ता है, फिंगर लगा के आप दोगे, इतना तारीख को मेरे बैंक से पैसा कट जाएगा। आपके परमिशन के बगैर एक सिक्का क्या, एक पैसा नहीं काट सकता कोई भी। आपने परमिशन दिया और उतना ही अमाउंट उसी डेट पे जाके कट जाता है। जैसे मैंने 1-2 एक्सेसिबिलिटी दे रखी है, 2 तारीख का 6 तारीख, जैसे मेरा 1 से लेके 5 तक जो भी डिडक्शन होना है वो हो जाता है। और उसके साथ एक खासियत भी है, अगर आपने डिडक्शन करवाया, मार्केट में आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, उसको कहते हैं सिविल रिपोर्टिंग। तो क्रेडिबिलिटी आपकी जितनी बढ़ेगी, तो ऐसा मानो कि तुमने उधार लिया और उधार को तुमने समय पे चुकता किया, तो मार्केट में अलग-अलग लोगों को पता चल जाएगा सिविल नंबर से कि तुम अच्छे ग्राहक हो। तुम पैसा लेते हो लेकिन समय पे लौटाते हो, तो दूसरा ग्राहक भी तुम पे भरोसा करेगा। आज तुमने मान के चलो सैमसंग का एक फ्रिज ले लिया, तो कल के दिन मान के चलो तुमको एप्पल का कोई वॉच लेना है, तो एप्पल वाले को पता चल जाएगा भैया ये ग्राहक लॉयल है, क्योंकि सैमसंग का पैसा चुकाया तो मेरा भी पैसा चुका देगा। तो वो क्या करेगा, आपको फिर से उधार पे सामान, मतलब आपको एक सर्टेन अमाउंट लेगा और ईएमआई में आपको चीज दे देगा, फिर थोड़े थोड़े टुकड़ों में आप उसको पैसे देते रहो। दिस इज द यूज फॉर द स्टूडेंट पर्पस। मान के चलो 1.25 लाख रुपए का वॉच है,
1,25,000 रुपए का मान लिया एक टाइम के लिए। तो वो एक बार में 1,25,000 देना अगर है भी तो अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा इरिटेटिंग साउंड हो रहा है। आपसे कोई बोल दे कि 2,000 रुपए महीने का अगर लग रहा है, तो थोड़ा आप समझोगे चलो दे देंगे। मेरा अगर सैलरी 25-30,000 रुपए है, तो 2,000 कटवाना कोई बिग डील नहीं होगा। आपको क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है। इसीलिए आपको पैसा उतना मेंटेन करके रखना है, जो ऑटो डिडक्ट हो जाए, पर आपकी क्रेडिबिलिटी पे कभी दाग ना लगे। अगर आपने क्रेडिबिलिटी पे दाग लगा दिया, तो ऐसा क्या भैया तुरंत क्रेडिबिलिटी पे दाग लग गया, मान के चलो पैसा नहीं था मेरे बैंक में और नहीं जमा किए? नहीं, गवर्नमेंट आपको एटलीस्ट 1 महीने का समय देगी और अपने आप को सुधारने के लिए। अगर 1 महीना आप जानबूझ के सोच लिया, "हो अब तो सामान आइए नहीं गया, नहीं न देंगे।" तो वहाँ पे नहीं ना देंगे नहीं चलता है। वो पूरा मार्केट में एक साथ में रिपोर्टिंग खराब जाएगा। अगर आपने गलती कर दिया, तो आपका एक पेक्यूलियर नंबर होता है, वो नंबर अगर खराब हो गया, तो याद रखना कोई भी फिर फर्दर आपको सामान नहीं देगा। जहाँ जाओगे, सबसे पहले वहीं चेक होगा। गवर्नमेंट एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया हुआ है, उसको कहते हैं सिविल रिपोर्टिंग। वो आपका बताता है कि आप क्रेडिबिलिटी कितना मार्केट में बरकरार रखे हो। ये एक तरीका होता है टू मेंटेन योर क्रेडिबिलिटी स्कोर। वही बताऊँगा फाइनेंस का बट ध्यान रखिएगा इन केस आप बड़े हो ही गए हो थोड़ा बहुत, 1 साल, 1.5 साल की बात है आपका ही बैंक अकाउंट आपके नाम पे ओपन होगा ही, होगा भी वो, ऐसा बात नहीं है। गार्डियन करवा के रखते हैं मतलब एक्सेसिबिलिटी अभी आपको गार्डियन नहीं देते हैं करने के लिए। बट 1-2 साल बाद आप एक्सेसिबल भी हो जाओगे उसके लिए। जब एक्सेसिबल हो जाओगे, तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा आपका। आपका एटीएम बनेगा, पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड ये सब बन ही गया होगा। उसका एक्सेसिबिलिटी जाएगा बैंक के पास। तो बैंक के पास जाने से पहले इन सब चीज़ का ध्यान रख के तब एक्सेस करना। गलती कभी नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पैसा कट गया फलना-चिलना। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ पिछले 5 साल 6 साल से मेरा पैसा कटता है बैंक से। अपने आप कटता है जो भी यूज़ेज़ है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आज तक 1 रुपया इधर-उधर नहीं हुआ। ओनली इन द केस मेरी सिस्टर का हुआ था। उनकी गलती थी टोटली। उनके स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था। वो केंद्रीय विद्यालय सहरसा में पोस्टेड थी और उनके स्कूल में आ रही थी स्मृति ईरानी, वो जो कैबिनेट मिनिस्टर है और वो राजनाथ सिंह जो अभी डिफेंस मिनिस्टर है। वही दोनों ऐसे चीफ गेस्ट आए थे सहरसा केंद्रीय विद्यालय। बहुत बड़ा फंक्शन था। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री जब आती है तो पूरा इलाका ही खाली करवा देते हैं, ब्लैक कमांडो से भर के। तो इनको कुछ प्रोग्राम दिया गया था और ये फ़ोन पे लेके सुन रही हैं और कुछ बोल रही हैं। तो इनसे 2 बार ओटीपी माँगा गया बैंक का, किसी अननोन नंबर से। ये फटाफट दे दी। तेज़ी से पैसा डिडक्ट हुआ। करते-करते लगभग समथिंग 1.5 लाख रुपीस गायब हो गया बैंक से। तो वो तो गलती आपकी है ना, आपने बताया ना, इसलिए कभी शेयर नहीं करना। चलो, लिखिएगा नेक्स्ट। इफ द पोजीशन इज़ गिवन बाय इफ द पोजीशन इज़ गिवन बाय x equals to pq plus 60 plus 4 x equals to pq plus 60 plus 4 60 plus 4 prove that prove that prove that acceleration of the particle is non-uniform. 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 चलिए इसका पहले वेलोसिटी इससे वेलोसिटी आप निकाल लेंगे क्या? x से वेलोसिटी आ जाएगा, कैसे लाएँगे बोलिए? dx by dt फिर वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या? निकालो दोनों, निकालिए। dx by dt निकालो, dv by dt निकालो, निकालिए। dx by dt क्या देगा? v और dx by dt निकालो दोनों को निकालो, राइट?
चलो बताओ, dx by dt का क्या आंसर आया? डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3t² 6 t पे पावर 0, तो 6 आया होगा डायरेक्ट, और 4 का तो 0 आ जाएगा, तो फिर इसका क्या आया? 3 2 जा 6, ये आया क्या? और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 60 आया क्या? एक्सेलरेशन बोलो टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो टाइम बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा, और जहां एक्सेलरेशन बदल जाए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि वो बदल रहा है, यूनिफॉर्म होता तो एक ही वैल्यू आता, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन कैसा है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। यही तो बोल रहा है, एक्सेलरेशन कैसा है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब टाइम डिपेंडेंट है, समय बदलोगे उसका वैल्यू बदलेगा, यूनिफॉर्म मतलब एक ही वैल्यू होना है या नहीं? यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब बताइए उसी तरीके से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? एक्स का वैल्यू दे रखा है आपको, एक्स का वैल्यू गिवन है, लिखिए सभी कोई, 5t² प्लस 60, 5t² प्लस 60 माइनस 10। बताइए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? सेम कंडीशन अप्लाई कीजिए, या नॉन यूनिफॉर्म? बोलिए। यूनिफॉर्म है क्या? पहले v का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 2 10t प्लस 6, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 10t प्लस 6 आया क्या? एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, 10 1 10 t पे पावर 0, तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? बोलो हाँ या ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर यूनिफॉर्म, और सुन, मोशन इसका नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन कैसा है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? लगातार वेलोसिटी बदल रहा है ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, तब तो यूनिफॉर्म मोशन है, डिपेंडेंट है, तो नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ये बताना है वेरिएबल या एक्स बराबर, उम्मीद करता हूँ आता होगा, 4 ऐसे कर लेना, 8 e पे पावर 3t ना, एक्सेलरेशन वेरिएबल या कांस्टेंट? बोलो। ये निकला क्या? मैं डायरेक्टली निकाल लो, 8 को छोड़ दे क्या, e पे पावर 3t का e पे पावर 3t ही होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रूल होता है ना, बताया था बच्चा कुछ पिछले क्लास में, डी ए पे पावर एक्स है, आंसर इज e पे पावर x इंटू ए, 8 3 24 e पे पावर 3t,
एक्सेलरेशन फिर से 24 इंटू 3 ई पे पावर 3t 72 ई पे पावर 3t। बोलिए तो क्या होगा ये? वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल या कांस्टेंट अगेन? टाइम डिपेंडेंट आ गया ना? तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। टाइम डिपेंडेंट है ना? तो टाइम डिपेंडेंट है भैया, आया नहीं आया? तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। समझ में आ रही है ना बातें क्या कह रहा हूँ? छापने से पहले समझ रहे हो ना क्या है? टाइम का अलग अलग वैल्यू रखिए, 1 2 3 4, ये बदलते चला जाए। कांस्टेंट जब होता है तो एक ही वैल्यू आएगा। तो यार प्रैक्टिकल लाइफ में आओ थोड़ा सा।